Hey guys, welcome to Ravi's English classes, and our today's topic is Freedom by George Bernard Shaw. This is a summary of this chapter, so let's get started this video without wasting any time. तो गाइस चलिए हम शुरू करते हैं नॉन फिक्शन फर्स्ट फ्रीडम बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की समरी। तो इसकी समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि इसमें शाह ने बताया कि एक्चुअली फ्रीडम होती क्या है और हमें मिलती क्या है। इट मीन्स वो कहते हैं कि वैसे तो एक एक्चुअल फ्री पर्सन वो होता है जो जिसकी जहाँ इच्छा हो जाए, जो इच्छा हो वो करे और उसकी इच्छा ना हो तो कोई काम भी ना करे। लेकिन फिर वो खुद ही ये रिप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि ऐसी तो कोई फ्रीडम हो ही नहीं सकती, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसको कोई काम ना करना पड़े। बिकॉज जैसे उसको खाना खाना है तो खाना भी पड़ता है, भूख लगती है खाना खाना पड़ता है, प्यास लगती है पानी पीना पड़ता है, नींद आती है सोना पड़ता है, और इन सब काम के लिए उसे कोई नहीं बोलता है, उसे खुद ही ये चीज़ें महसूस होती है। इट मीन्स कि नेचर उस इस बात के लिए उनसे एम्फेसिस करती है कि खाना खाओ, पानी पियो, नींद आ रही है सो जाओ। इनफैक्ट कोई व्यक्ति नहीं कहता है। तो ये हो गए उसकी स्लेवरी, नेचुरल स्लेवरी। हाँ जी, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बताया कि किस तरह से स्लेवरी में रहता है व्यक्ति 24 आवर्स। दूसरी स्लेवरी होती है मैन टू मैन। वो कैसी होती है कि नेचुरल स्लेवरीज के रूप में जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, लाइक खाना पीना, इनकी फुलफिलमेंट के लिए उसे काम करना पड़ता है, चाहे एज अ बिजनेसमैन चाहे सर्विसमैन। और दोनों ही परिस्थितियों में उसे दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, दूसरों के अनुसार काम करना पड़ता है। तो ये हो गई मैन टू मैन स्लेवरी। इन्हीं चीज़ों को बड़े डिटेल में बताया है यहाँ पर शाह ने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम समरी। तो यहाँ पर Freedom is a non-fictional essay by George Bernard Shaw, and this essay is basically the textual version of the radio broadcast that was delivered by him in 1935. जी हाँ, जो ये फ्रीडम है नॉन फिक्शनल तो है ही, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें शाह ने ये जो है उनके शाह का टेक्सचुअल वर्जन है, जो उन्हीं के द्वारा एक रेडियो ब्रॉडकास्ट डिलीवर किया गया था 1935 में। The essay is started by Shah by questioning that what is basically perfectly free person. जी हाँ, वो कहते हैं कि वास्तव में परफेक्टली फ्री पर्सन होता क्या है। देन ही हिमसेल्फ आंसर द क्वेश्चन बाय claiming that a truly free person is the one who can do whatever he likes, wherever he likes, and whenever he likes, and he may even choose to do nothing. ध्यान दीजिए इस बात पे। वो खुद ही रिप्लाई करते हैं, एक्चुअली खुद ही तो क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज परफेक्टली फ्री पर्सन, फ्री पर्सन होता क्या है। और फिर वो खुद ही उसका रिप्लाई करते हैं कि फ्री पर्सन वो होता है दैट हु कैन डू वॉट एवर ही लाइक्स वेन एवर ही लाइक्स और वेर एवर। जहाँ चाहे वो जा सकता है, उसकी इच्छा हो जो करे, उसको जो पसंद हो वो तब वो काम करे। इवन चूज टू डू नथिंग, यहाँ तक कि वो अगर उसे कोई काम करने की इच्छा ना हो तो वो ना भी करे। But according to Shah, this perfect definition of freedom is only an illusion. देखिए उन्होंने कितना अच्छा वर्ड यूज़ किया इसके लिए, कि शाह कहते हैं कि ये जो है ना कि उसकी इच्छा हो तो काम करे ना करे, जहाँ चाहे चला जाए जहाँ चाहे रह जाए, ये है एक इल्यूजन है। इल्यूजन मीन्स भ्रम, वास्तव में एक भ्रम है। बिकॉज नो इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज ट्रूली फ्री वेन एवर अ पर्सन होल्ड्स द पोजिशन ऑफ अ मोनार्क। मोनार्क मीन्स किंग। किंग इट मीन्स आज के टाइम में किंग जैसा ही पर्सन, लाइक बिलोंग टू रिच और प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हो या कोई विशेष परिवार से वो बिलोंग करता हो, ऐसा व्यक्ति हो चाहे, या फिर अ पर्सन इज ओनली अ लेबरर। इट मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन या साधारण परिवार से बिलोंग करता हो। कहने का मीन है कि चाहे राजा हो या रंक हो, कोई भी व्यक्ति एक्चुअल में फ्री नहीं है, ऐसा मानना है शाह का। शाह आगे बोलते हैं कि he will definitely have to spend time in fulfilling the basic necessities of life.
like eating, drinking, sleeping, and washing. Also, the human being need to produce food, clothing, and accommodation facilities in order to fulfill themselves comfortably. In this way, human beings are not truly free. इंडीड मीन्स वास्तव में। तो क्या कह रहे हैं कि इन बेसिक नेसेसिटीज, कौन सी बेसिक नेसेसिटीज होती है? ईटिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, ये सब बेसिक नेसेसिटीज है। और इनको फुलफिल करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूस फूड, जी हाँ, अन्न पैदा करना पड़ता है, क्लोथिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, अकोमोडेशन, इसका मतलब रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसके लिए उसे काम करना पड़ता है। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स आर नॉट ट्रूली फ्री इंडीड, वास्तव में ह्यूमन बींग फ्री नहीं होता है, ऐसा मानना है शाह का। शाह आगे बात करते हैं एक्सप्लोटेशन ऑफ द पुअर लेबरर्स बाय द रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी। जी हाँ, गरीब तबके के लोगों का समाज के रिच क्लास, इट मीन्स अमीर वर्ग के द्वारा शोषण। इसकी बात करते हैं शाह। वो कहते हैं कि हार्ड वर्क डूइंग बाय द लेबरर्स इन द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग फूड ऑन द लैंड ऑफ द रिच पीपल, according to Shah, it is the worst form of the slavery, as the laborer are made to work very hard without relaxation and without sufficient wages. Wages means मजदूरी। तो यहाँ पर शाह कहते हैं कि ऐसा मानते हैं कि रिच लोगों की जमीन पर जो ये श्रमिक वर्ग काम करता है वो क्या होता है? विदाउट रिलैक्सेशन। उन्हें एक तो रिलैक्सेशन मीन्स आराम, तो कहने का मीन है उनको जितने आवर्स काम करना होता है उससे ज़्यादा आवर्स उनसे काम करवाया जाता है, और वो भी विदाउट सफिशिएंट वेजेस। उनको सफिशिएंट वेजेस, इसका मतलब पर्याप्त मजदूरी भी नहीं दी जाती। इस तरह से अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। आगे शाह कहते हैं कि the poor people like laborers are often exploited by the rich section of the society. Even the government favors the rich exploited people in the society instead of rescuing the poor laborer out of slavery. जी हाँ, वो कहते हैं कि जब अमीर तबके का लोग गरीब वर्ग का शोषण करता है तो गवर्नमेंट गरीब लोगों को रेस्क्यू, उनको बचाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ उनको बचाने के बजाय क्या करते हैं? वो फेवर लेते हैं अमीर लोगों का। तो इस तरह से गरीब व्यक्ति को कहीं से भी जस्टिस नहीं मिल पाता है और उससे काम करना ही पड़ता है विदाउट सफिशिएंट वेजेस एंड विदाउट एनी रिलैक्सेशन। उनका एक्सप्लॉयमेंट कंटिन्यू होता रहता है। आगे शाह बात करते हैं द ड्यूअल एनस्लेवमेंट ऑफ वीमेन। जी हाँ, ड्यूअल मीन्स होता क्या है? ड्यूअल मीन्स होता है दोहरी, एनस्लेवमेंट गुलामी। औरतों की समाज में दोहरी गुलामी की बात करते हैं शाह टॉक्स अबाउट द ड्यूअल एनस्लेवमेंट ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी। ही सेज दैट वीमेन आर इन अ मोर डिसएडवेंचरस पोजिशन as they have to bear children in order to carry their generation forward. Apart from it, they have to do various household chores. जी हाँ, देखिए यहाँ बता दिया कि जैसे समाज में जो आदमी लोग होते हैं उन्हें केवल काम करना पड़ता है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, चाहे वो हाई प्रोफाइल्ड बंदा हो चाहे कोई लेबर, ठीक है ना। लेकिन जो विमेन होती है, जो औरतें होती है, उन्हें समाज में दोहरा काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब उसे ही दोहरी एनस्लेवमेंट या ड्यूअल एनस्लेवमेंट नाम दिया गया। लाइक एक तो उन्हें काम करना ही पड़ता, हाउस होल्ड चोर्स, जो घर गृहस्थी के काम हो वो तो करने पड़ते हैं। दूसरा उन्हें क्या करना पड़ता है? दे हैव टू बियर चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू कैरी देयर जनरेशन फॉरवर्ड। उन्हें बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं, उनका पालन पोषण करना पड़ता है। तो इन दिस वे रियली women have to do dual enslavement, उन्हें दोहरी स्लेवरी करनी ही पड़ती है। तो इन दिस वे शाह says that the entire humankind is bound to be enslaved in the trap of these daily necessities and social obligations। इस तरह से
पूरी मानव जाति को क्या करना पड़ता है, डेली नेसेसिटीज़ के या सामाजिक बंधनों के लिए काम करते रहना पड़ता है, और वही उनकी स्लेवरी है। विच मेक्स द आइडिया ऑफ परफेक्ट फ्रीडम एज एन इमेजिनेशन फॉर ह्यूमन बींग। और ये पूरे दिन का काम ही उनको क्या कर देती है, स्लेवरी उनके लिए इल्यूजन बना देती है, इमेजिनेशन बना देती है। आगे शा बात करते हैं द फ्लॉड डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये फ्लॉड डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है? फ्लॉड मीन्स होता है खामियों से भरा हुआ, एकदम कमियां ही कमियां, जिसमें त्रुटिपूर्ण। तो ये कहते हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कैसा, एकदम त्रुटियों से भरा हुआ है। जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल त्रुटियों से भरा हुआ, उसमें खामियां जाती। वो कैसे? तो यहाँ शाह क्या करते हैं, क्रिटिसाइजेस द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इलेक्टिंग द गवर्नमेंट, सेइंग दैट there is rarely choice in the hands of voters in a democratic election because the candidates who seek leadership mostly belong to the rich class of this society। बिल्कुल सही कहा शाह ने कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम भी जो हमारा है वो एकदम त्रुटियों से भरा हुआ है। उसका रीज़न ये, वो कहते हैं कि जो वोटर्स होते हैं उनके हाथ में बहुत मुश्किल से, ना के बराबर ही चॉइस होती है कि वो अपने लीडर को चूज़ कर सके। बेयरली, इट मीन्स बहुत मुश्किल से, ना के बराबर चॉइस होती है कि वो अपने एक लीडर को चूज़ कर सके। क्यों? क्योंकि जो ये लीडरशिप है मोस्टली रिच क्लास के लोग ही लीड करते हैं इस चीज़ को, और रिच क्लास जहाँ आ जाए तो वहाँ फिर गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है, उनके अकॉर्डिंग कोई सिस्टम नहीं चलता है, ऐसा मानना है शाह का। Then after get appointed as a leader, such rich candidate never take action for the welfare of poor section of the society। शाह आगे कहते हैं कि जब ये रिच क्लास फैमिली के लोग एज अ लीडर इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो अपॉइंटमेंट के बाद में किसी गरीब तबके के लिए वेलफेयर, इसका मतलब उनके कल्याण की बात नहीं सोचते, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। द पुअर पीपल कंटिन्यू टू गेट ओवर वर्क एंड देयर एक्सप्लोटेशन नेवर कम्स टू एंड। इस तरह से जब उनके प्रति कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता, उनके वेलफेयर के लिए कोई बात सोची ही नहीं जाती है, तो गरीब तबके का लोग हमेशा ही हार्ड वर्क करते रहते हैं, बल्कि ओवर वर्क, जितना उनको करना चाहिए उससे ज़्यादा उनसे वर्क करवाया जाता है, और उनका शोषण, उनका एक्सप्लोटेशन कभी भी खत्म नहीं होता है। आगे बात करते हैं शाह द रोल ऑफ मीडिया इन द डेमोक्रेसी। वो बताते हैं कि एक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में मीडिया का रोल कैसा होता है। ऑल द मीडिया पोर्ट्रेज द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, येट देयर आर नो पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ सच इलेक्शन इन प्रैक्टिकली। ध्यान दीजिए शब्दों पे, क्या कह रहे हैं शाह कह रहे हैं कि यद्यपि जो मीडिया है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन को बहुत ही सकारात्मक रूप से पेश करते हैं, yet देयर आर नो पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ सच इलेक्शन इन प्रैक्टिकली, लेकिन प्रैक्टिकली इनका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। इंस्टेड ऑफ इट पीपल ऑफ द कंट्री आर फूल्ड बाय द मीडिया, बल्कि कंट्री के लोग जो होते हैं वो मीडिया के द्वारा बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। आगे से बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर एंड द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर एक्चुअली इस ऐसे का टाइटल है फ्रीडम, लेकिन इसमें बात की गई है स्लेवरी की, और वो भी 2 टाइप्स स्लेवरी यहाँ बात की गई है। वो 2 टाइप्स कौन सी है? शाह ने बात की है एक स्लेवरी जो मैन टू नेचर है, प्रकृति के साथ है। दूसरी स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन, इंसान की इंसान के प्रति। 2 तरह की स्लेवरी की यहाँ बात की गई है। देखते हैं क्या बताते हैं वो। Then Shaw talks the difference between the slavery of man to nature and the slavery of man to man. He glorifies the slavery of man to nature and proclaims that the act, like drinking, sleeping, and raising a family, for which human beings are forced by the nature। वो कहते हैं कि जैसे ड्रिंकिंग, स्लीपिंग,
या फैमिली का पालन पोषण करना, ये क्या करते, इसके लिए इंसान को नेचर के द्वारा फोर्स किया जाता है। इसमें अ, वो खुद नहीं चाहता कि मैं खाऊं पीऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको कोई कहता नहीं है, ऑटोमेटिकली उसे फील होता है। इसलिए वो ड्रिंकिंग, स्लीपिंग या फैमिली का पालन पोषण करने के लिए जो भी काम करता है वो खुद करता है। तो ये है स्लेवरी टू नेचर। एंड इट ये ही सेज दैट सच टाइप ऑफ स्लेवरी इज प्लेजरेबल फॉर मैन। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जो स्लेवरी टू नेचर होती है वो क्या होती है, प्लेजरेबल फॉर मैन, इंसान के लिए आनंददायक होती है। बिकॉज खाना खाने के बाद अच्छा लगता है उसको, पानी पीने के बाद अच्छा लगता है उसको। इसी तरह से शादी होके और जो आगे फैमिली बढ़ती है तो उसमें भी उसको आनंद आता है। तो वो यही एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट द पर्सन थिंक्स दैट द नेचर इज काइंड टू हिम। जो नेचर है वो उसके प्रति दयालु है और उसको इसमें प्लेजर फील होता है। On the contrary, the slavery of man to man turns out to be exploitative, oppressive and degrading. जी हाँ, ये जो स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन है वो इसके अपोजिट है। किसके अपोजिट? स्लेवरी टू नेचर, इसके जस्ट अपोजिट है। बिकॉज इसमें इंसान दूसरे इंसान का इतना ज़्यादा शोषण करता है, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है उसको, कि वो बहुत पजल्ड हो जाता है और उसको उस काम करने में मज़े नहीं आते, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसे कमाना पड़ता है। और मेन चीज़ है कि जितना ड्यूरेशन उसको काम करना चाहिए उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करवाया जाता है और वेजेस भी उसको सफिशिएंट नहीं मिलता है। उसको इच्छा हो या ना हो बट उसे काम करना ही पड़ता है। तो इन दिस वे द स्लेवरी टू नेचर इज़ बेटर देन स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन। आगे शाह बताते हैं assertion of कार्ल मार्क्स एंड थॉमस मूरे to put an end to slavery। स्लेवरी के बारे में कार्ल मार्क्स और थॉमस मूरे, जो कि दोनों ही एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ रहे हैं, उनके व्यूज़ को इसमें बताते हैं। शाह कहते हैं कि कार्ल मार्क्स वैसे थे कौन? कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरी एंड इकोनॉमिस्ट who realized that the only way to ensure the welfare of the lower section of the society was to put an end to slavery। वो कहते हैं कि जो समाज का नीचे तबके का व्यक्ति है, नीचे तबके के जो सेक्शन है, जो लोग हैं, उनका जो वेलफेयर है वो केवल एक ही तरीके से हो सकता है, उनका कल्याण। और वो क्या है? वो है टू पुट एन एंड टू स्लेवरी, इस दास्ता, इस गुलामी का अंत करना। शाह फर्दर टॉक्स अबाउट थॉमस मूरे अ सेंट। जी हाँ, देखिए कार्ल मार्क्स तो कौन रहे हैं? एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे और एक इकोनॉमिस्ट थे। और जो थॉमस मूरे वो एक सेंट, एक संत रहे हैं। वो कहते थे हुज परसेप्शन अबाउट स्लेवरी वर सिमिलर टू कार्ल मार्क्स। ये भी बिल्कुल वैसे सोचते थे थॉमस मूरे भी जैसे कि कार्ल मार्क्स। ये भी चाहते थे कि यदि इस स्लेवरी को सॉरी जो यदि गरीब व्यक्तियों का कल्याण करना है तो उनके वेलफेयर के लिए इस स्लेवरी को ख़त्म करना ही एक सबसे बड़ा उपाय है। फिर थॉमस मूरे ऑल्सो अग्रीड दैट ऑल द पर्सन्स मस्ट डू देयर ओन वर्क विदाउट इम्पोजिंग द बर्डन ऑफ देयर वर्क ऑन समवन एल्स। ये बहुत अच्छी बात थॉमस मूरे ने बोली। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को अपने हिस्से का काम खुद ही करना चाहिए, उन्हें दूसरों पर इम्पोज करना, इम्पोज मीन्स थोपना, अपने काम का बोझ, बर्डन किसी दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए, ऐसा मानना था थॉमस मूरे का। शाह आगे बात करते हैं द रोल ऑफ पार्लियामेंट, स्कूल्स एंड न्यूज़पेपर्स इन ब्रेन वॉशिंग द पब्लिक। वो कहते हैं कि पब्लिक का ब्रेन वॉश करने में पार्लियामेंट, स्कूल्स और न्यूज़पेपर, इनका रोल कहाँ तक कैसा है? Shah further claimed that institutions like the parliament, schools, and the newspapers are used by the exploiting master class to brainwash the general public, especially the poor and the powerless, to believe that everything is fair in freedom in the society. The government and the exploitative class of this society draws the attention of the poor towards the various welfare measures like
फ्री एजुकेशन। देखिए यहाँ पर जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट हमेशा रिच लोगों का साथ देती है, वो गरीब लोगों की कभी सुनवाई नहीं करती। तो यहाँ पर भी ये बताया कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों को एक लालच देती है, उनका ध्यान आकर्षित करती है, किस तरफ से कुछ वेलफेयर मेजर्स, कुछ तरीकों को अपनाती है वो, जैसे कि फ्री एजुकेशन। ठीक है, अब फ्री एजुकेशन के साथ साथ जैसे आप अपने इंडिया में ले तो फ्री एजुकेशन के साथ फ्री मील भी दिया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो गरीब तबके के लोगों को एक तरह से आप कह सकते हैं टेम्पटेशन, उनके लिए लालच है, टेम्प्ट करते हैं वो उनको। तो ये हर जगह ऐसा ही होता है, और वो जो गरीब तबके के लोग हैं वो उस लालच में ट्रैप भी हो जाते हैं, फंस जाते हैं। शाह कहते हैं कि ये जो वेलफेयर की स्कीम्स जो निकलती है वो रिच क्लास के साथ मिलकर गवर्नमेंट खुद डिज़ाइन करती है पुअर पीपल के लिए। और जब पुअर पीपल इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं, जी हाँ, व्हेन द पुअर पीपल कंप्लेन फॉर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड एनस्लेव्ड, द गवर्नमेंट जस्टिफाइज their sorrowful state by claiming that the rich people also go through difficulties as they have to pay huge taxes out of their income। देखिए कितना बड़ा इन लोगों के सामने एक तरह से ये पाखंड करती है गवर्नमेंट को। जब ये गरीब तबके के लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा शोषण हो रहा है, जो भी हमारे लिए स्कीम की जा रही है वो हमारे लिए नहीं, एक्चुअल में इससे भी बेनिफिट किसको हो रहा है, रिच क्लास को हो रहा है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ये क्लेम करती है उनको कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो रिच लोग अर्न कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। ऐसा कहती है गवर्नमेंट किसको, पुअर क्लास को। जबकि देखो आगे बोला गया, हाउ एवर नो बडी पेज हीड टू द फैक्ट that the poor people have to work tirelessly and a large amount of their wages in spent in paying rents। जो गवर्नमेंट है वो तो फेवर लेती है रिच लोग का, वो पुअर पीपल को कहती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, रिच लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि उन्हें अपने अर्निंग, अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। और ऐसा कहकर गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेती है, जबकि कोई भी गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता। हीड मीन्स होता है, क्या होता है, ध्यान देना। हीड मीन्स ध्यान देना। कोई इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता है कि जो पुअर लोग होते हैं उनको एकदम अथक बहुत हार्ड वर्क करते रहना पड़ता है, और उससे जो कमाते हैं उसका एक लार्ज अमाउंट उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने रेंट्स के रूप में देना पड़ता है, किराया। अब ऐसे नहीं सारे किराए पे रहते हैं, कहने का मतलब उन्हें भी बहुत सी चीज़ों में छोटे छोटे खर्चों के नाम पर ही बहुत बड़ा उनके अर्निंग का हिस्सा उनका भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस में चला जाता है। इसकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान बिल्कुल नहीं देती है। आगे शाह बात करते हैं द अनजस्टिफाइबल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। शाह कहते हैं कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अनजस्टिफाइबल। इसका मतलब एकदम अन्यायपूर्ण है, इसका कोई सिस्टम ढंग का नहीं है। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। गरीब बिल्कुल गरीब है, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। और ये वास्तव में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एकदम करेक्ट बात है कि आज भी ऐसा ही हो रहा है, गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है और अमीर व्यक्ति और अमीर होता जाता है। शाह फर्दर सेज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज नो प्रॉपरली फेयर फॉर द पुअर पीपल, इट ऑलवेज फेवर्स द रिच exploitative and privileged class and denies equal rights to the poor class। ये हमेशा से ही जो ये स्ट्रक्चर बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, ये बनता है रिच क्लास या प्रिविलेज क्लास के एकदम उनके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग बनता है, नॉट अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर फॉर पुअर सेक्शन। This structure of the society makes the rich class feel that they are naturally entitled to go to elite schools, get reputed jobs, and have a high status in society। शाह कहते हैं कि ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो रिच क्लास को ये फील करवाता है दैट दे आर नेचुरली अटेंटेड टू गो टू एलिट स्कूल्स,
एंटाइटल मीन्स किसी चीज़ का अधिकारी होना। एंटाइटल मीन्स किसी चीज़ का अधिकारी होना, हकदार होना। देखिए ये ELIT, इसको एलिट भी बोलते हैं, कई लोग इसको एलिट प्रोनाउंस करते हैं। इसका मीन होता है एक जिसे प्रिविलेज कह सकते हैं, एक विशेष उत्कृष्ट हिस्सा समाज का। तो कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना आज के टाइम में समाज का, सोसाइटी का, वो उनको क्या फील करवाता है रिच लोगों को, कि वो ही एक एलिट स्कूल्स, इसका मतलब बहुत रेप्यूटेड स्कूल्स में उन्हें जाने के हक है, वो ही हकदार है ऐसे स्कूल्स में जाने के, एक रेप्यूटेड जॉब्स पाने के, वो ही ये काम कर सकते हैं। एंड हैव अ हाई स्टेटस इन सोसाइटी, और समाज में उनका ही खुद का हाई स्टेटस हो सकता है, ऐसा उनको फील। कंसेक्वेंटली द रिच पीपल फाइंड, ध्यान दीजिए इस लाइन पे, द रिच पीपल फाइंड द पुअर लिविंग कंडीशंस एंड द पिटिएबल स्टेट ऑफ द पुअर क्लास एज एक्सेप्टेबल। जब जो रिच क्लास का बच्चा होता है, जब बचपन से ही वो देखता है अपने उनके घरों में काम करने वाले लोग या आसपास या उनकी फैक्ट्री कंपनीज में उन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, जब बचपन से ही वो इस तरह से देखते हैं, तो उनके दिमाग में आ जाता है कि ये लोग केवल इसी काम के लिए बने और हम लोग इन पर एक तरह से रूल करने के लिए बने हैं। तो ऐसे कंडीशंस देखकर जो रिच क्लास के लोग हैं वो पुअर लिविंग कंडीशंस को बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल मानते हैं उन पुअर लोगों के लिए, और वो फील नहीं कर पाते कि हकीकत में उनकी कंडीशन कैसी मीजरेबल है। ऑन द कॉन्ट्रेरी द पुअर क्लास नेवर एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ बीइंग अप्रेस्ड बाय द रिच। दूसरी तरफ गरीब लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि इस तरह से अमीर लोग उनको अप्रेस्ड करें, उनको एक तरह से उन पर अत्याचार करें। बट एनी रिसेंटमेंट बाय द पुअर is curbed by the rich class that always receives cooperation from the government। क्या बताते हैं कि यदि जो गरीब व्यक्ति है कोई गुस्सा भी करे, किसी तरह से नाराजगी भी जताए, रिसेंटमेंट मीन्स गुस्सा करना या नाराजगी जताना, जब पुअर व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको कर्व कर दिया जाता है, उसको नियंत्रित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? बाय द रिच क्लास के द्वारा। क्यों? ऑलवेज रिसीव्स कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि रिच क्लास है उसको हमेशा से ही गवर्नमेंट का सहयोग मिलता है, और उसी सहयोग को प्राप्त करके वह पुअर क्लास को दबा देता है, उसकी क्रोध, उसकी नाराजगी को बिल्कुल कर्व कर लेता है, उसको नियंत्रित कर लेता है। After criticizing the rich class and the elected government for enslaving the poor people, Shah claims that slavery is absolutely necessary for the smooth working of a society. Shah then talk about Aristotle, who also believed that slavery is essential for running government efficient। यहाँ पर शाह क्या कहते हैं बाद में, वो बड़े अजीब बात कहते हैं कि स्लेवरी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ अ सोसाइटी। Shaw then talks about Aristotle, who also believed that slavery is essential for running government's efficiency। अब देखिए यहाँ पर शाह क्या कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो सोसाइटी में जो काम स्मूथली चलता रहे, आराम से चलता रहे, उसके लिए भाई स्लेवरी तो ज़रूरी है, अति आवश्यक है। और शाह बाद में एरिस्टोटल, जिसे इंजीनियरिंग हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, उनके बारे में भी कहते हैं। वो खुद अरस्तु भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि स्लेवरी इज एसेंशियल फॉर रनिंग गवर्नमेंट सफिशिएंसी, कि गवर्नमेंट को अच्छे से ढंग से चलाने के लिए जो स्लेवरी है वो आवश्यक है। शाह क्लेम्स दैट द अनप्रिविलेज्ड पीपल चूज ओनली द वेल ड्रेस्ड पावरफुल रिच एंड पोलिस्ड पीपल एज द लीडर्स इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ लीडर फ्रॉम देयर ओन क्लास। देखिए शाह ने ऐसे क्यों कहा, शाह और अरस्तु ने, कि भाई एक समाज को स्मूथली चलाने के लिए स्लेवरी ज़रूरी है। देखिए वो इसलिए बताया कि अगर इस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ काम नहीं करेगा तो जो समाज में है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरा समाज में
असंतुलन फैल जाएगा। तो उसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए इस तरह की स्लेवरी तो ज़रूरी है। ऐसा दोनों ही कहते हैं, दोनों कौन, शाह और एरिस्टो दोनों बोलते हैं। अब यहाँ शाह ने एक बात की कि जो ये अनप्रिविलेज पीपल है ना, ये खुद भी एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। अनप्रिविलेज पर्सन वो ही हो गए आपके पुअर क्लास से। वो क्या करते हैं, वो केवल किस व्यक्ति को लीडर चूज करते हैं, जो वेल ड्रेस्ड हो, एकदम शानदार, पावरफुल हो, रिच हो, बड़ा एक अलग ही रोब वाला व्यक्ति हो, पॉलिश्ड पीपल एज देयर लीडर, इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ लीडर फ्रॉम देयर ओन क्लास। वो अपनी क्लास से लीडर चूज करना पसंद नहीं करते। तो अब मिस्टेक किसकी हुई, ये मिस्टेक हुई पुअर क्लास पीपल की, कि वो खुद अपने में से लीडर चूज ना करके एक सामने एकदम रोबदार, वेल ड्रेस्ड और बहुत ही हाई फाई पर्सन दिखता उनको, वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उन्हीं को अपना लीडर बना लेते हैं। वो सोचते हैं बहुत हाई प्रोफाइल बंदा, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, तो इनका जो सोचने समझने का या इनका काम करने का तरीका वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और ऐसा सोचकर वो उन्हें अपना लीडर चूज कर लेते हैं। This means that it is human nature to perceive only fascinating पर्सनैलिटीज़ एज लीडर। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये एक ह्यूमन नेचर हो गया कि भाई जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ हो, फैसिनेटिंग, मनमोहित, मंत्र मुग्ध कर देने वाली आकर्षक पर्सनैलिटी होती है, वो ही उन्हीं को लीडर के रूप में चूज करना पसंद करते हैं। दिस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ सुपीरियर क्लास इन द सोसाइटी। और यही कारण है सोसाइटी में सुपीरियर क्लास को जनरेट करने का। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू शाह द पुअर सेक्शन जो है वो खुद ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज़ के लिए, अपने ऊपर जो उनके अप्रेज किया जा रहा है, उनको जो टॉर्चर किया जा रहा है, उनका इस तरह से जो भेदभाव वाला नीति है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने ही क्लास में से लीडर ना चूज़ करके वो रिच क्लास के लोगों को एज ए लीडर चूज़ करना पसंद करते हैं। क्या आगे बात करते हैं, द नेसेसिटी ऑफ स्लेवरी एंड द कंसेक्वेंसेस ऑफ डिसऑबिंग स्लेवरी। वो कहते हैं, आगे बताते हैं कि स्लेवरी की आवश्यकता क्यों है, और यदि स्लेवरी को डिसऑबिंग किया जाए, स्लेवरी का अगेंस्ट किया जाए, तो उसके परिणाम क्या निकलते हैं। शाह सम अप हिज आर्ग्यूमेंट बाय क्लेमिंग दैट मैन कैन नेवर बी ट्रूली फ्री। ध्यान दीजिए, वापस कह रहे हैं यहाँ पर शाह कि मैन कैन नेवर बी ट्रूली फ्री because nature governed 12 hours of man's life for the necessary functions like eating, drinking, sleeping and washing in order to fulfill his physical requirement। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपने देखिए, समअप का मतलब होता है किसी चीज़ का एक तरह से कंक्लूजन निकालना। तो कंक्लूजन के तौर पर शाह क्या कह रहे हैं, शाह कहते हैं कि भाई इंसान वास्तव में कभी भी फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर उस पर जो 12 आवर्स है वो व्यक्ति के जो बेसिक नेसेसरी के जो फंक्शंस होते हैं, लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, वॉशिंग, इन सब का जो कि अपनी एक बेसिक किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट, जिसको हमें पूरा करना ही पड़ता है। पहले शुरू से हम ये बता रहे, मैं क्या बताऊंगी, सब जानते हैं कि खाना पीना सोना ये तो नेसेसरी है ही है, इसके बिना हमारी लाइफ नहीं है। अब ये कौन, ये ऑटोमेटिकली हमें फील होता है, तो ये होता है स्लेवरी टू नेचर। ये कहते हैं करीबन 12 घंटे हमारे, जो एक दिन में 24 घंटे, तो 24 घंटे में से करीबन 12 घंटे इस तरह के काम करने में ही हमारे स्पेंड हो जाते हैं, जो हमें करना ही पड़ता है। तो ये हो गए कौन सी स्लेवरी, नेचुरल स्लेवरी। जो आगे शाह कहते हैं कि इन द रिमेनिंग 12 आवर्स मैन इज रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर हिमसेल्फ इन हिज ओन फील्ड्स और फॉर हिज एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग। फिर कहते हैं बचे हुए जो 12 घंटे हैं, रिमेनिंग 12 आवर्स, उसमें जो इंसान है उसको काम करना पड़ता है कि अपने लिए, या तो अपने फील्ड में, इसका मतलब एज अ बिजनेसमैन, खुद का बिजनेसमैन, या फिर फॉर हिज एम्प्लॉयर, या किसी के यहाँ सर्विस करे, जो भी हो, किसी न किसी रूप में तो अर्न करना ही पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा। तो इसके लिए 12 घंटे वो कंटिन्यू काम करता रहता है किसी न किसी रूप में। तो इस तरह से शाह कहते हैं कि द आइडिया ऑफ फ्रीडम इज इल्यूशनिस्टिक मिस्टेक फॉर द मैनकाइंड एज द मैनकाइंड इज
bound to follow the constraints and forced by nature as well as civilized man-made society. इसका मीन क्या कह रहे हैं वो कि जब 12 घंटे इंसान नेचुरल स्लेवरी में स्पेंड करता है, रिमेनिंग 12 घंटे है वो मैन टू मैन स्लेवरी में स्पेंड करता है, तो इस तरह से एक इंसान के लिए या पूरी मानव जाति के लिए फ्रीडम कैसा है? इल्यूजनिस्टिक, एक भ्रम, वास्तव में एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि इंसान को क्या करना पड़ता है? देखिए, एक वर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होते हैं किसी चीज़ के रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या है, इंसान मजबूर है कि वो क्या करे, नेचर के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो रूल्स है, उनको माने। उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहना, क्योंकि सोसाइटी के अपने लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं। तो कहने का मीन है कि इंसान को जितना नेचुरल या नेचर के रूल्स को फॉलो करने के लिए वो बाध्य है, उतना ही सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करने के लिए बाध्य है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्या करता है? देखिए, इफ़ द पर्सन डिसओबीडियंस ऑफ लॉज एंड रूल्स, तो वो क्या करता है? लीड करता अपने इम्प्रिजनमेंट को। इसका मतलब उसको सजा हो सकती है, चाहे जेल के रूप में हो चाहे किसी रूप में हो। यदि वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसे सजा होगी। इसी तरह से यदि वो अपने नेचर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो नेचर के द्वारा दी जाने वाली पनिशमेंट को उसको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट मैन इज रियली नॉट फ्री। However, Shah claims that if the laws of the society are reasonable, then those laws are likely to protect the mankind against assault, robbery and oppression. यहाँ शाह क्या कहते हैं कि यदि समाज के या सोसाइटी के जो लॉज है वो रीजनेबल हो, ढंग के हो। रीजनेबल कैसे? कि जो रूल पुअर पीपल के लिए, पुअर क्लास के लिए है, वो ही रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए रिच क्लास के द्वारा भी। तो इस तरह से इसका मीन कि सबके लिए सेम रूल्स और लॉज होना चाहिए। तब तो क्या होगा, जो मैन काइंड है वो प्रोटेक्ट हो पाएगी। किससे? अगेंस्ट द असल्ट, रॉबरी, ऑपरेशन, अत्याचार, डकैती या और किसी तरह का जो उनके विरुद्ध अत्याचार होता है उससे उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है, ऐसा मानना है शाह का। आगे से बात करते हैं द एक्सप्लोटेटिव टेंडेंसी ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड एम्प्लॉयर्स। जी हाँ, लैंडलॉर्ड्स जिनके यहाँ पर लोग किराए से रहते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले एक्सप्लोट की, और एम्प्लॉयर्स जिनके यहाँ पर लोग काम करते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले शोषण की। क्या कहते हैं शाह? कहते हैं, वो एक तरह से लैमेंट, विलाप करते हैं, दुख करते हुए वो कहते हैं कि इन द प्रेजेंट सोसाइटी द लैंडलॉर्ड्स एंड द एम्प्लॉयर्स आर ऑफन एक्सप्लोटेटिव। जी हाँ, ये दोनों ही मोस्टली एक्सप्लोटेटिव होते हैं, शोषणकर्ता होते हैं। A tenant is forced by his landlord to practice a certain religion and cultivate hobbies, vote for his desirable candidate, etc. अधिकतर जो व्यक्ति जिसके यहाँ पर एज ए टेनेंट रहते हैं, तो वो लैंडलॉर्ड चाहते हैं कि वो टेनेंट उनके अकॉर्डिंग चले, उनके अकॉर्डिंग ही, उनकी चॉइस के जो लीडर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको वोट दे, उनके अनुसार ही वो कस्टम्स या रिलीजन्स को फॉलो करे। तो इस तरह से वो टेनेंट को कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं। सिमिलरली द एम्प्लॉयर्स decide the uniform, the work duration and the job tenure of his employer। इसी तरह से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की यूनिफॉर्म तय करते हैं, उनका वर्क ड्यूरेशन एक्चुअल में मान लो 8 आवर्स होने चाहिए या 6 आवर्स होने चाहिए, तो उनकी इच्छा होगी वो 6 के 7 भी कर देंगे, 8 का 9 आवर्स भी कर देंगे। ये अपने अनुसार वर्क ड्यूरेशन करते हैं। और जॉब टेन्योर भी, इसका मतलब जॉब किस तरह का होगा ये भी वो ही डिसाइड करते हैं। तो the employer can never can even dismiss the employee from his service at any point of time without measuring the adverse impact on the employee।
जब इच्छा होगी तभी एम्प्लॉयर क्या कर देता है, एम्प्लॉय को डिसमिस कर देता है, उसको अपनी जॉब से हटा देता है। ये नहीं देखता कि उसको जॉब से डिसमिस करने के बाद उसके या उसकी फैमिली पर, उसके लाइफ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। उसकी इच्छा होती है तभी वो उसको डिसमिस कर सकता है, यदि एम्प्लॉय उसका कहना ना माने। Shah claims that if man works for 8 hours instead of 12 hours, then he will be left with 4 hours of freedom in which he can do anything according to his desire. बिल्कुल शाह ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि यदि व्यक्ति 8 घंटे काम करता है 12 घंटे की जगह, यदि व्यक्ति 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम करता है, तो जो रिमेनिंग 4 आवर्स, जो 4 घंटे बचते हैं ना, वो उसे अपने अकॉर्डिंग स्पेंड कर सकता है, जो इसकी इच्छा हो, यस अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस, ओन डिज़ायर। अपनी इच्छा अनुसार वो 4 घंटे व्यतीत कर सकता है। शाह सजेस्ट दैट लेजर इज द नियरेस्ट इक्वलेंट वर्ड ऑफ फ्रीडम। एक वर्ड यूज किया, लेजर। लेजर क्या होता है? फुर्सत के क्षण, फ्री टाइम। जैसे कि इसमें दिया गया है 12 घंटे की जगह अगर 8 घंटे काम करे, तो जो रिमेनिंग 4 आवर्स है वो 4 आवर्स एक तरह से उसके लेजर हो गया। तो ये कह रहे हैं कि यदि इस तरह से उसको लेजर मिले, इस तरह से फुर्सत के क्षण मिले, फ्री टाइम मिले, तो शाह इस फ्री टाइम को ही फ्रीडम के इक्विवेलेंट मानते हैं, उसके बराबर मानते हैं। पीपल मस्ट डिमांड मोर मनी एंड मोर स्कोप फॉर लेजर इन एक्सचेंज ऑफ अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ वर्क। शाह कहते हैं यदि इस समय भी ये जो लेजर टाइम है, जस्ट लाइक 4 आवर्स, यदि इस समय भी उनसे काम करवाया जाता है तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाना चाहिए, ऐसा शाह कहते हैं। द नीड ऑफ एजुकेशन। अब शाह क्या कहते हैं कि अधिकतर ये जो एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, जो लोगों का शोषण होता है गरीब तबके का, एक मेजर जो इसका फैक्टर है वो है अनएजुकेटेड पीपल। वो इलिटरेट होते हैं, एजुकेशन उनको मिलती ही नहीं है, इस कारण उनके राइट्स क्या है वो इस बारे में नहीं जान पाते। वो कोई हिसाब किताब ही नहीं लगा पाते, जितना उनको पैसा दिया जाता है वो ले लेते हैं, जिस तरह से उनसे काम लिया जाता है वो कर लेते हैं। एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, सच पीपल डोंट नो। दैट्स वाई यहाँ पर जो शाह है वो एम्फेसिस करते हैं कि सभी, स्पेशली ऐसे लोगों को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। फ्री इसलिए बोला है क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, स्पेशली आज के टाइम में। तो ऐसे लोग एजुकेशन में पैसा लगाए या फिर अर्न करके अपनी फैमिली का पालन पोषण करें। तो इसलिए शाह कहते हैं कि फॉर सच पीपल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। वो कहते हैं कि द मनी earning in leisure time by the people might be destructive for them if they misuse such money and indulge in sinful ways। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति अनएजुकेटेड होगा और यदि बाय चांस उन्हें लेजर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा दिया भी जाता है, तो वो क्या करते हैं, एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए उस एक्स्ट्रा मिले हुए पैसे से वो क्या करते, कई बार क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका मिसयूज़ कर बैठते हैं। कई बार सिनफुल वेज, इसका मतलब कोई ड्रग्स लेना या किसी तरह से ड्रिंक करना, शराब पीना या और कई गलत तरीके कामों में लग जाते हैं और उसमें वो पैसा वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं, शाह सजेस्ट करते हैं द नीड ऑफ एजुकेशन फॉर सच पीपल सो दैट दे कैन मेक एप्रोप्रिएट यूज ऑफ देयर अबेंडेंट मनी। तो इसलिए उनको इस तरह से हार्ड वर्क से मिली हुई मनी का एप्रोप्रिएट, एकदम उचित रूप से प्रयोग करने के लिए ऐसे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द essay, Shah leaves his listener with two options। अब लास्ट में इस ऐसे का अंत करते हुए शाह क्या करते हैं, अपने लिसनर्स, अपने रीडर्स पर दो ऑप्शन छोड़ देते हैं। वो कहते हैं आइदर दे कैन चूज टू वर्क फॉर 8 आवर्स इन अ डे विद एन एक्स्ट्रावेगेंट income and with a scope to retire at the age of 45, or they can choose to work 4 hours in a day with no scope of retirement till the age of 70।
देखो, दो ऑप्शन छोड़ा है भाई इन्होंने। शाह कहते हैं कि या तो व्यक्ति क्या करे, एक दिन में 8 घंटे काम करे और 45 की एज में रिटायरमेंट ले ले। ध्यान रखिए, 8 घंटे काम करे, एक्स्ट्रा वेकेंट इनकम ले, जितना वर्क किया जा रहा है कहने का मतलब उतना पैसा ले और 45 की एज में रिटायरमेंट ले ले। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो पर डे 4 घंटे काम करे, केवल 4 घंटे, और विदाउट एनी स्कोप वो क्या करे, 70 की एज तक काम करता रहे। दो ऑप्शन छोड़े हैं, जिसकी जो इच्छा हो वो कर सकता है, ऐसा शाह का कहना है। शाह आस्क हिज लिसनर्स टू टेल अबाउट देयर चॉइस टू देयर वाइफ। लिसनर से कहते हैं भाई ये चॉइस तुम अपनी वाइफ्स पे छोड़ो, अपनी अपनी वाइफ में, जो जिसको जैसा सजेस्ट करे वो वैसा ही काम करे। ऑन दिस नोट द ऐसे कम्स टू एन एंड। इस तरह से यहीं पर शाह अपना ऐसे एंड करते हैं कि उन्होंने देखिए पूरा डिटेल में बताया कितनी स्लेवरी होती है, कितने टाइप की, कौन सी स्लेवरी प्लेजरेबल होती है, किस तरह का पार्लियामेंट, स्कूल्स और मीडिया का इसमें रोल होता है। ये सारी बातें हमने समझी। आई होप कि आपको ये ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आया है। इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर नोट करें, हम इसकी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। राधे राधे। So guys, if you like this video, so please like, comment, share and subscribe it, and also follow me on Instagram. And if you have any queries, so please comment me. Thank you.